अपने से कई साल छोटी लड़की को ब्याह कर ले जा रहे एक विधुर आदमी को अपनी पहली पत्नी की याद आ गई। यह बात वह लड़की भी जानती थी। इसके बावजूद वह अपने पति के आगोश में समा गई। क्यों? टैक्सी हिचकोले खा रही थी। कच्ची सड़क पार कर पक्की सड़क पर आते ही मैंने अपने माथे से पंडित जी द्वारा कसकर बांधा गया मुकुट उतार दिया। पगड़ी और मुकुट पसीने से चिपचिपे हो गए थे। बगल में बैठी सिमटी सिकुड़ी दुल्हन की ओर नजर घुमा कर देखा तो वह टैक्सी की खिड़की की ओर थोड़े से घूंघट से सिर निकालकर अपने पीछे छोड़ आए बाबुल के घर की यादें अपनी भीगी आंखों में संजो लेने की कोशिश कर रही थी। मैंने धीरे से कहा, अभी बहुत दूर जाना है, मुकुट उतार लो। चूड़ियों की खनक हुई और इसी खनक के संगीत में उसने अपना मुकुट उतार कर वहीं पीछे रख दिया जहां मैंने मुकुट रखा था। चूड़ियों के इस संगीत ने मुझे दूर यादों में पहुंचा दिया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर कुछ उफरने लगा हो जो उबाल आकर आंखों की राह बह चलेगा। आज से 15 साल पहले मैं इसी तरह नंदा को दुल्हन बना कर ला रहा था। तब नएपन का जोश था, उमंग थी, कुतूहल था। तब मैंने इसी तरह कार में बैठी लाज से सिकुड़ी दुल्हन का मौका देखकर चुपके से घूंघट उठाने की कोशिश की थी। वह मेरा हाथ रोककर और भी ज्यादा सिकुड़ गई थी। मैंने उसे अभी तक देखा ही नहीं था। मैंने चाचाजी की पसंद को ही अपनी पसंद मान लिया था। अब उसे देखने के लिए मन उतावला हो रहा था। नंदा को पाकर मैं फूला नहीं समा रहा था। वह भी खुश थी। भरे पूरे परिवार में वह जल्दी ही हिलमिल गई। माँ उसकी तारीफ करते नहीं अघाती थी। घर में जो भी औरतें आती वे अपनी बहू से उन्हें जरूर मिलाती थी। अपने 5 बेटों और बड़ी बहू का वे उतना ध्यान नहीं रखती जितना उसका रखती थी। सास ससुर की देखरेख, देवर नंदों की पढ़ाई की सुविधा जुटाना, मुझे कॉलेज में जाने के लिए कपड़े, जूते, किताबें तैयार कराना, नौकर चाकरों को अपनी देखरेख में काम कराना उसके जिम्मे लगने लगा था। अगर मैं कभी शहर घूम आने या अपने दोस्तों के यहाँ चलने के लिए कहता तो वह धीरे से कह देती, ससुर जी को दवा देनी है, नौकरों से सब्जी की गुड़ाई करानी है, जानवरों के सानी पानी देना है। जेठानी जी अकेले कहाँ करा पाएंगी इतना सारा काम? मैं चली जाऊंगी तो सासू माँ को तकलीफ उठानी पड़ेगी। आज नहीं फिर कभी। उसकी ऐसी दलीलों को सुनकर मन मसोस कर मुझे चुप रह जाना पड़ता। जोशी जी की पत्नी ताना देकर कहती, मास्टर जी कभी बहू को तो यहाँ लाया करो। आपने तो उन्हें ऐसे छिपा लिया है जैसे हम नजर लगा देंगे। कॉलेज से जब घर लौटता तो थक कर चूर हो जाता था। कभी कभी तो 8 पीरियड पढ़ाने पड़ जाते थे। मेरी तकलीफ नंदा जानती थी। समय निकाल कर जिद करके वह मालिश करने लग जाती। एक दिन वह मुझसे नाराज थी। रात को बिना खाए ही सो गई। बात यह थी कि उसने उस दिन मेरे पास आकर कहा था, पति जी एक बात कहूँ? अगर आप मानोगे तो तब कहूँगी। वह बड़ी ही मासूमियत से बोली थी। वह अकेले में मुझे पति जी कहती थी। ये भी पढ़े चाहत की शिकार, क्यों श्वेता को मार दिया आनंद ने? मैंने प्यार से कहा, कहो तो सही, पहले मानूंगा कहो। वह बोली, अच्छा बाबा मानूंगा। मैं बोला, मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। उसने कहा, किस लिए चाहिए यह तो बताओ। अभी यह मत पूछो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मुझे 300 रुपए की जरूरत है। वह बोली, जब तक तुम वजह नहीं बताओगी पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने भी अपना फैसला सुना दिया। इसके बाद वह रात को मुझसे नहीं बोली। सबको खाना खिलाकर वह बिना खाए ही सो गई। दूसरे दिन माँ जी को नंदा से कहते हुए सुना, क्या बात है? जसौद हरीश व हंसी को साथ लेकर नैनीताल नंदा देवी देखने ले जाने वाला था, अभी तक तैयार नहीं हुए। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया माँ जी।
अगर आप थोड़ा पैसों की मदद कर दें तो मैं उनसे मांग कर आपको दे दूंगी, नहीं तो बच्चों का दिल टूट जाएगा। वे एक हफ्ते से कितने बेचैन हैं, कहते हुए वह मांझी की ओर याचना भरी नजरों से देख रही थी। ऐसा था तो अभी तक क्यों नहीं कहा? मैं तो सोच रही थी कि शायद तुम्हारे जाने का प्रोग्राम बदल गया है, माँ बोली। मांझी, मैंने सोचा कि उनसे कहकर, मुझे देखकर वह चुप हो गई। मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था। सास बहू की बातें मेरे कानों में पड़ी तो मैं उनके पास पहुंचा और जेब से पैसे निकालकर नंदा को थमाते हुए बोला, अरे भाई, पहले ही कह दिया होता। वजह तो मैं पूछ ही रहा था। मैंने कहीं मना किया है तुम्हें? वह मुस्कुराते हुए पैसे लेकर अंदर की ओर चल दी। वह देवरनद को यह खुशखबरी देने की बेचैनी अपने में नहीं रोक सकी। देवर व ननद से इतना लगाव देखकर मुझे उससे और भी प्यार हो आया। हमारी खुशहाल जिंदगी के 2 साल बीत गए। इस बीच हमारी गोद में एक नन्हा मुन्ना भी आ गया। बच्चे की जिम्मेदारी मांझी ने अपने ऊपर ले ली थी। वे ही उसे नहलाती धुलाती, देखरेख करती। नंदा केवल अपना दूध पिलाने और रात को पास में ही सुलाने की ड्यूटी निभाती। सब ठीक ही चल रहा था। बोझ का एहसास तो तब हुआ जब 4 साल और 2 साल के फर्क में 2 लड़कियां और चली आईं। उस दिन मेरा बेटा नवीन मेरे पलंग पर आकर सो गया था। बड़ी बेटी माँ के पास सो रही थी। छोटी बेटी को नंदा थपकी देकर अपनी चारपाई पर सुला रही थी। मैंने नंदा के मन को टटोलने के लिए पूछ लिया, आधा दर्जन पूरा होने में 3 ही अदद की तो कमी रह गई। तुम्हारा क्या विचार है? वह झुंझला कर बोली, तुम भी कैसी बात करते हो जी? इन 2 लड़कियों की फिक्र ही मेरा दिमाग चाट रही है। 2 से 1 और हो जाए तो घर का भट्ठा ही बैठ जाएगा। ब्याहने के लिए कहाँ से लाओगे इतने पैसे? मैंने उससे कहा, तुम ठीक कह रही हो, वह तो मैंने तुम्हारे विचार जानने के लिए कहा था। सोच रहा हूँ कि इस आने वाले जाड़ों में परिवार नियोजन करा लूं। यह सुनकर वह चौंक पड़ी। कुछ देर वह मेरी ओर ताकती रही, फिर मेरे पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम इतने कमजोर हो, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे ही फैमिली प्लानिंग करा लेने दो, तुम जब कहो तब मैं अस्पताल चल दूंगी। मैं खींच उठा, तुम्हारी सोच तो बस जिद करने की आदत है। तुम यह क्यों नहीं समझती कि मर्द को फैमिली प्लानिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, औरत के लिए दिक्कत होती है। अस्पताल में कम से कम 2 दिन रुकना पड़ता है। दूसरा कोई आसान तरीका अभी नहीं निकला है। तुम निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, तुम यह कभी मत करना। मैंने सुना है कि मर्द कमजोर हो जाते हैं। मैं सारी तकलीफ झेलने को तैयार हूँ, पर तुम्हें ऑपरेशन नहीं कराने दूंगी। उसके मासूम चेहरे को देखकर मुझे हाँ कहने के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा। 3 महीने भी नहीं गुजरे थे कि सरकारी आदेश आ गया। 2 बच्चों से ज्यादा जिनके बच्चे हैं, तुरंत नसबंदी कराने के सख्त आदेश कर दिए। उन दिनों इमरजेंसी चल रही थी। चमचों और पिछलगुओं की बन आई थी। नेताओं को खुश करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए जनता पर जीतोड़ कहर ढाया जा रहा था। तब प्रिंसिपल भी भला पीछे क्यों रहे? उनके तो दोनों हाथ में लड्डू थे। सरकार को भी खुश करो और दर्जन भर केस दिलवाकर एक इंक्रीमेंट और जुड़वा लो। मैंने ऑपरेशन कराने से पहले नंदा की रजामंदी ले लेना ठीक समझा, वरना उसे मनाना मुश्किल होगा। इन दिनों वह बच्चों को लेकर रामगढ़ गई हुई थी। जब उसे मालूम हुआ कि मैं ऑपरेशन कराने वाला हूँ, वह दौड़ी दौड़ी चली आई। मेरे समझाने पर भी वह नहीं मानी। ऑपरेशन की ड्रेस पहनाकर जब नर्सें उसे ऑपरेशन रूम में ले जा रही थी, तब मेरा कलेजा काटने को आ रहा था। मैं अपने को धिक्कार रहा था कि मैं उसे क्यों अस्पताल ले आया, क्यों उसकी बात मानी।
ऑपरेशन रूम से बाहर लाने में तकरीबन आधा घंटा लगा होगा। मुझे वे पल घंटों लंबे लगे। स्ट्रेचर पर सफेद कपड़ों में उसे बेहोश देखकर मुझे एक बारगी रोना सा आ गया। गला ऐसा भर आया मानो कोई गला घोंटने लगा हो। बेहोशी में कराह के बीच उसका पहला साफ शब्द था, पति जी। 3 साल बाद शादी की 13वीं सालगिरह की मनहूस आखिरी रील चल रही थी। इस रील के प्रमुख पात्र थे। मैं नायक था, नायिका नंदा थी और खलनायक खुद ऊपर वाला। खलनायक को नंदा का मेरे पास रहना अब नागवार सा लगा। फिर क्या था, उसने उसे मुझसे छीनने की साजिश रच डाली। चिंगारी बुझने से पहले खूब रोशनी करती है न। ऊपर वाले ने नंदा की जिंदगी का भी यही सबसे अच्छा सुनहरा साल चला दिया। उसका छोटा भाई अपनी दीदी से मिलने आया था। नंदा अपनी खुशी को नहीं संभाल पा रही थी। अंदर बाहर इधर उधर वह तितली सी फुदक रही थी। रात को जब सब लोग मेरे बेडरूम में रेडियो के गानों के बीच गपशप में मशगूल थे, तो नंदा ने मुझसे अपनी तकलीफ जाहिर की। आज मैं खाना नहीं खा सकी, मेरे जबड़े में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ज्यादा बोलती है न, इसलिए जबड़ा दर्द करेगा ही। मैंने बात हंसी में टाल दी। सुबह अपने भाई को विदा कर वह मेरे पास आ रही थी। आते ही वह सिसकियों से भर गई। आखिर इतना दुख वह कब से अपने में रोके थी? मैं हैरान रह गया। शायद भाई की जुदाई हो पर ऐसी कोई बात न थी। उसका रोना शारीरिक दुख था। वह अपना मुंह पूरी तरह नहीं खोल पा रही थी। जबड़े दर्द के साथ साथ कसते चले जा रहे थे। मात्र उंगली डालने लायक जगह बची थी। मैं सहम गया। उसने मुझे छुट्टी लेकर अस्पताल चलने को कहा। मैं तुरंत उसे लेकर डॉक्टर मेहरा के प्राइवेट अस्पताल को चल दिया। राधा भाभी को भी अपने साथ ले लिया। ये भी पढ़े शौक, कोठे पर जाना क्यों पड़ा अखिलेश को महंगा। डॉक्टर मेहरा ने देखा और पूछा, कहीं चोट तो नहीं लगी है? नंदा ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। कहीं कील या ब्लेड तो नहीं चुभा था? जवाब था, नहीं। इधर महीने भर के अंदर कोई ऐसी बात याद करो कि तुम्हारे शरीर